नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। 19 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की होने वाली दिल्ली में रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 6 में आज मधुसूदन मिस्त्री और निर्मल खत्री के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में लक्ष्य दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से 19 तारीख को करीब 50,000 के आसपास के लोग उस रैली में पहुंचेंगे और वहां पर अपना बल दिखाएंगे। साथ ही इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि 8 तारीख से 17 तारीख के बीच में सभी कांग्रेस के नेता जिला स्तर पर रैलियों का आयोजन करेंगे और किसानों का समर्थन इकट्ठा करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भट्टा पारसोल मामले के बाद भट्टा पारसोल से जो पदयात्रा शुरू की थी, उसके बाद दोबारा भट्टा पारसोल से भी कांग्रेस को समर्थन मिलता नहीं दिख रहा और पिछली रैली में जो समर्थन कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो कई उनकी कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हैं वो कन्नी काटते नजर आए। तो देखना होगा कि कितना समर्थन इस जो रैली में उत्तर प्रदेश के लोगों का और किसानों का मिलने वाला है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कल सोनिया गांधी पर एक विवादास्पद बयान दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले पर माफी मांग ली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी गिरिराज सिंह को बख्शने के मूड में नहीं है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आज गिरिराज सिंह और नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में पुतला फूंका। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि गिरिराज सिंह को नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी, जिसका कि एक विदेशी देश नाइजीरिया के एम्बेसडर ने भी, हाई कमीशन ने भी उसका विरोध किया। तो ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने बैठे बैठाए कांग्रेस को एक बार फिर मुद्दा दे दिया है और कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वेबसाइट में वाराणसी के विकास को लेकर अलग से पेज बनाया है। प्रधानमंत्री के इस पेज पर वाराणसी के विकास को लेकर वाराणसी में घटने वाले छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी घटनाओं को जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री के इस पेज को अब तक 4 लाख लोगों ने पसंद किया है, जिसमें मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जयापुर से लेकर 80 तक सभी घटनाओं की जानकारी वैश्विक स्तर तक पहुंचे और वाराणसी को वैश्विक स्तर से जोड़ने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री के इस कोशिश को वाराणसी के लोग जबरदस्त तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं और उनको ये लगता है कि वाराणसी अब वैश्विक स्तर पर एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों को इस पेज में एक ऑप्शन भी दिया है, जिसके जरिए वो अपनी समस्याएं प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर की तेल कंपनी की 5वीं शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर अखिलेश ने मोदी सरकार द्वारा और मोदी द्वारा दिए जा रहे बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी आखिरकार इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि देश का स्टील उद्योग जल्द ही दुनिया के शीर्ष स्तर और मुकाम तक पहुंच सकता है। कह दिया अखबार में कि स्टील में भारत आगे निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा कैसे? वैसे ही होगा जैसे अकाउंट वाली बात अभी की। मेरे साथियों, आपको सोच समझ करके ये तमाम ताकतें जो समझाएंगी नहीं, बहकाने आएंगी, तब देश की जो पॉलिसी बनाई हम लोगों ने, औद्योगिक पॉलिसी बनाई, उससे लाभ उत्तर प्रदेश को हो रहा है। आने वाले समय में और भी उद्योग इसी तरह लगते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मोदी के सरकार को जिस तरह से लगातार समय बीतता जा रहा है, विपक्षी दल लगातार उस पर हमले जारी रखे हुए हैं। हरिद्वार जनपद की सुरक्षित भगवानपुर विधानसभा सीट पर चुनावी हलचल शुरू हो गई है।
इस उपचुनाव में कांग्रेस की ममता राकेश और बीजेपी के राजपाल सीधे सीधे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीएसपी के सुरेंद्र राकेश चुनाव जीते थे और बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार में वे परिवहन मंत्री के पद पर रहे, लेकिन सुरेंद्र राकेश के निधन से रिक्त हुई इस सीट पर कांग्रेस ने सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश को मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने राजपाल को मैदान में उतारा है, जबकि अन्य किसी दल ने यहां से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वर्ष 2012 में बीएसपी के टिकट पर जो सुरेंद्र राकेश चुनाव जीते थे उनको 37,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के मास्टर सतपाल को 34,000 मत मिले थे और बीजेपी मात्र 10,000 वोटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब देखना ये है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर 2012 के चुनाव में रही थी, वो इस मुकाबले में कितना ज्यादा आगे बढ़ती है और किस कदर टक्कर कांग्रेस की ममता राकेश को देती है। लखनऊ में आज बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के वक्त बनाई गई सारी कमेटियों को भंग किया गया है। 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बीएसपी की अगली बैठक आगामी 15 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव में में मिली करारी हार के बाद बीएसपी में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अब पार्टी का टारगेट 2017 के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें वो अपनी खोई हुई ताकत हासिल करना चाहती है। आज जो है पुराने संगठनों के संदर्भ में उसकी समीक्षा करने के लिए सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है और जो पुराना संगठन सब वही ढांचा है, केवल लोकसभा की जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया। 2017 के लिए बात हुई मिशन 2017। वहाँ उसके लिए पूरा ये संगठन का काम उन्होंने दिखाया है कि मजबूती से काम करिए और 15 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई है, उसमें पूरा आगे प्रोग्राम भी चेकआउट करेंगी। पंचायत चुनाव की बात हुई? नहीं, पंचायत चुनाव क्या कुछ निर्णय भी लिए गए? नहीं, निर्णय नहीं लिया गया साहब कि पुराने संगठन का ढांचा जो है वही रहेगा पूरा का पूरा। लोकसभा कमेटी को भंग करके अब मजबूत संगठन बना दिया उन्होंने और सबसे बड़ा अच्छा काम किया कि हर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनके कार्य को बंटवारा किया है, जिससे संगठन और सुदृढ़ हो जाएगा। बस इसी को पार्टी 17 में चुनाव जीतेगी, उसी की तैयारी के लिए बैठक थी और बाकी जो निर्देश है पदाधिकारी को बता दिए गए, वो सब संगठन के साथ ही बता दिए जाएंगे। वो प्रेस में बात करने की का विषय नहीं है संगठन का। ये मानवेला गांव के लोगों की इच्छा है कि उनके गांव में एम्स बने। ये वही मानवेला गांव है जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी जनसभा करके देश के अंदर एक नया ही कौतूहल पैदा कर दिया था। यहीं पर उन्होंने 56 इंच के सीने का भाषण दिया था, जिस भाषण के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने भी कड़ा प्रहार किया था। एम्स गोरखपुर में बनाए जाने को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन की पैमाइश करके रिपोर्ट अपने पास तक मंगा ली है। अब जद्दोजहद मचा हुआ कि आखिर में एम्स बने तो बने कहाँ। अजीरिया जो हमको दे रहा है औने पौने मालू को भाव दे करके हमको ले रहा है। एम्स को अगर देंगे तो एम्स को देने की वजह से हमको नौकरी मिलेगा, उससे विकास होगा। एम्स यथासंभव बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नजदीक होना चाहिए। इसलिए नजदीक होना चाहिए कि जो मेडिकल कॉलेज के सीरियस मरीज हों वो वहाँ शिफ्ट हो सकें, और इसलिए नजदीक होना चाहिए कि जो एम्स में मरीज भर्ती न किए जाएं विभिन्न कारणों से, वो वापस आकर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सके, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अगर एम्स यहाँ बनता है तो गांव का विकास होगा, उनके परिवार को, उनके लोगों को कुछ छोटा मोटा रोजगार मिलेगा। उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी किसानों के आत्महत्या करने का सिलसिला है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरठ में आज फिर फलावदा क्षेत्र के एक किसान ने आर्थिक तंगी के चलते अपने खेत में ही फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। वीरपाल ने बकाया भुगतान और बेमौसम बारिश से हुए फसलों के नुकसान के चलते आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। किसान की आत्महत्या के बाद पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती में लग गया। यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया से भी दूरी बना ली। घटना यह है कि इस किसान छोटा किसान था, इस पर कर्जा ज्यादा था, पैसा इसका बेचारे का मिल भी फंसा हुआ है और सोसाइटी वगैरह क्रेडिट कार्ड का भी इस पर कर्जा था, जिस वजह से इस आदमी ने आत्महत्या की। कानूनी घेराबंदी हो या फिर सरकारी तंत्र का हंटर, सभी किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को पूरा कराने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। देवरिया जनपद में फर्जी स्कूलों की भरमासी हो गई है। इस समय देवरिया जनपद में दिल्ली बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो टेंट हाउसों में और टीन शेडों में संचालित हो रहे हैं।
दिल्ली बोर्ड के नाम पर चल रही परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र हैं। परीक्षा के दौरान जो पेपर दिया जाता है वो पूरी स्कैन की कॉपी है। इस पेपर पर किसी बोर्ड का नाम नहीं लिखा गया है। भोले भाले निरीह छात्रों को यहाँ दिल्ली बोर्ड के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और उनका आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है। जब मीडिया का कैमरा इन स्कूलों की तरफ पहुंचा तो कुछ स्कूल संचालक स्कूल छोड़कर फरार हो गए। एक संचालक हमें मिला तो उसका कहना था कि ये दिल्ली बोर्ड का स्कूल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली बोर्ड क्या सामियाना, टेंट हाउस और टीन शीट विद्यालयों में अपनी मान्यता देता है और ऐसे विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ती है? आखिर ऐसे विद्यालयों को संचालित करने वाले गिरोह को किसका सह प्राप्त है? वही जिम्मेदार अफसर अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जिला प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रहा है, जबकि बरसों से संचालित अवैध स्कूल को किसका सह प्राप्त था कि ये निरीह छात्रों का आर्थिक शोषण करते रहे हैं। भारत पाक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। वाराणसी के सबसे प्राचीन संगीत समारोह संकट मोचन संगीत समारोह में पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली शिरकत करेंगे। गुलाम अली ने स्वयं ही महंत विशंभरनाथ मिश्र से इस संगीत समारोह में शिरकत करने का अनुरोध किया था, जिसे महंत ने स्वीकार कर लिया। 8 से 13 अप्रैल तक चलने वाले संगीत समारोह में गुलाम अली 8 अप्रैल को अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। काशी का ये प्राचीनतम संगीत समारोह देश में अपने लिए एक उचित और अनूठा स्थान रखता है, जिसमें देश विदेश के कई जाने माने कलाकार शिरकत कर चुके हैं। ललितपुर जैसे पिछड़े जिले में बहुत से दूरस्थ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां से ग्रामीणों और गरीब किसानों को मुख्यालय तक आने जाने में पूरा का पूरा एक दिन लग जाता है। अब जल्दी ललितपुर जिले में भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। ललितपुर जिले में इसके लिए शासन और जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी भी कर ली गई है। जिले में रोडवेज डिपो को बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 7 एकड़ जमीन का चयन कर परिवहन निगम के नाम दर्ज करा दी है। 128 बसें चलेंगी और 64 रूट्स पे चलेंगी। ये सरकारी बसेस उन स्थानों पे भी जाएंगी जहां कई बार प्राइवेट ऑपरेटर्स प्राइवेट बसेस नहीं जा पाते हैं। ये दूरस्थ गांवों को कनेक्ट करेंगी। आजादी के बाद से यह पहली बार होगा जब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सरकारी बसों की सवारी कर सकेंगे। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत होने वाली नियुक्तियों में धांधलेबाजी और रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आई हैं। दरअसल मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन, आयुष डॉक्टर और फार्मासिस्ट की नियुक्तियां होनी थी, लेकिन शुरुआती प्रक्रिया के दौरान ही रिश्वतखोरी और धांधलेबाजी की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के आदेश पर जिलाधिकारी मुरादाबाद ने पूरी भर्तियों को निरस्त कर दिया है। पारदर्शिता के दृष्टिगत और क्वालिटी के दृष्टिगत हम लोगों ने उसको कैंसिल करके एक नए सिरे से दोबारा एडवर्टीजमेंट निकाल के प्रॉपर समय देके प्रॉपर इंटरव्यू करके उसका उस पर दोबारा नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश पर अगले कुछ महीनों के लिए भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और आने वाले दिनों में जिलाधिकारी की निगरानी के दौरान ही ये नियुक्तियां हो सकेंगी। पीलीभीत में 14 वर्षीय नाबालिग का रास्ते से अपहरण करके गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल थाना सुनगढ़ी की रहने वाली किशोरी अपने भाई के घर काशीराम आवास में गई थी। वापस लौटते समय कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे किशोरी बेहोश हो गई। आरोपी बेहोशी की अवस्था में किशोरी का अपहरण करके हाईवे किनारे ले गए और उसके साथ गैंगरेप करके भाग गए। रास्ता में नल करो जी, वहाँ पानी पीने लगी। अच्छा, पानी पिया तो एक ने पीछे से धक्का दे दो, बेहोश हो गई। फिर उसको कोई पता नहीं कहाँ ले गया। उसकी लड़की ने उसे ये बताया कि अजय जो उसके भाई का साला है, उसने नल के पास उसे धक्का दिया और उसके बाद उसको कुछ होश नहीं है। अजय ने उसके साथ बलात्कार किया, इतना उसका कहना है। इसी आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में अन्य आरोपियों के नाम शामिल करने की बात कह रही है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में भाजपा नेता व दबंगों ने मिलकर मजदूरों की जमकर पिटाई की और उन्हें घंटों बंधक बनाए रखा। नहीं दबंगों ने पीड़ित को मुर्गा बनाकर उसके नाजुक अंकों में पेट्रोल तक डाल दिया। पुलिस ने बीजेपी नेता केडी शुक्ला सहित 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला है कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवेरा बाईपास का।
भाजपा नेता केडी शुक्ला पीड़ित शाहिद के घर पहुंचे। वहां पर पीड़ित के न मिलने पर उसकी विकलांग पत्नी की पिटाई की और फिर वहां से एक होटल पर गए जहां शाहिद काम करता था। उसे वहां से उठाकर फ्लोरिया बाईपास स्थित आरा मशीन पर ले गए। आरोप था कि केडी की आरा मशीन पर इन लोगों ने सामान चुराया था। शक के आधार पर दबंगों ने न सिर्फ पीड़ित शाहिद व उसके साथी की लाठी डंडों पट्टों से पिटाई की, बल्कि शाहिद के नाजुक अंगों में पेट्रोल तक डाल दिया। उसे करंट से मारने की भी कोशिश की गई। पीड़ित दबंगों के चंगुल से छूटकर परिवार के साथ कोतवाली नगर पहुंचा और दबंगों की शिकायत की। पुलिस ने भाजपा नेता केडी शुक्ला व सोनू पंडित सहित 3 लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 मार्च को गाजीपुर के यूको बैंक के पास शराब कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दिया गया और उनका 28 लाख रुपया लूट लिया गया। जनपद में 16 मार्च को शराब कंपनी के मैनेजर मनोज सिंह की हत्या के बाद 28 लाख का लूट किया गया और अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। उक्त घटना के 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय धरना और प्रदर्शन शहर के बेस्ट चौराहे पर किया गया। इस धरना प्रदर्शन में चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर यह धरना दिया गया उस स्थान पर ट्रैफिक रोक धरना करने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन खुलासे में नाकाम पुलिस ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए जहां इसका परमिशन दिया, वहीं खुद इसे सफल कराने में पूरी तरह मुस्तैद दिखी। हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जनता के साथ हम लोग खड़ा होकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस हत्या का खुलासा नहीं हो पाया। एटा की जिला जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। चेकिंग के दौरान जमीन में दबा हुआ एक 315 बोर का तमंचा मिला है। एटा की जिला जेल में तलाशी ली गई तो जमीन में दबा हुआ 315 बोर का एक तमंचा मिला है। तमंचे को एक पॉलीथिन में पैक करके गाड़ा गया था। हाथा नंबर 5 के पीछे मुख्य दीवार के पास ये तमंचा मिला है। जेल के अंदर मिले तमंचे से अंदाजा लगाया सकता है कि जेल के अंदर बंद अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। करीब 1 महीने पहले चेकिंग के दौरान ही एक बंदी से 1 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद हुई थी। एक 315 बोर का तमंचा मिला है, बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में मिला है, जंग लगा हुआ है, जो कि यूज में लग नहीं रहा था और काफी पुराना भी प्रतीत हो रहा है ऐसा देखने से। जांच जारी है, अभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ पाया है कि किसके पास से है, बस ऐसा ही पॉलीथिन में बंद था, सफाई के दौरान मिला है वो। जेल के अंदर मिले तमंचे के बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया है कि आखिरकार तमंचा जेल के अंदर पहुंचा तो कैसे पहुंचा। झांसी में 75,000 का इनामी बदमाश सरदार सिंह गुर्जर की अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हार्वेस्टर की मदद से सरदार के खेत में खड़ी फसल को काटकर गेहूं जब्त कर लिया। झांसी के थाना सीपरी बाजार ने फरार आजीवन सजा याफ्ता बदमाश सरदार सिंह गुर्जर के खिलाफ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई। लकारा गांव में पुलिस अफसरों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हार्वेस्टर की मदद से खेत में खड़े गेहूं की फसल काटी गई और उसे जब्त कर लिया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 75,000 के इनामी बदमाश सरदार के घर की कुर्की पूर्व में की जा चुकी है। सरदार सिंह पर लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कोर्ट से चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश प्राप्त हुए। ग्राम लकारा में उसके हिस्से की 5 एकड़ भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल को हार्वेस्टर से कटवाया गया, जिसमें लगभग 2 ट्राली गेहूं कुर्क किया गया। पुलिस सरदार की तलाश करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। फर्जी आईएएस के तौर पर सामने आई रूबी चौधरी का रहस्य और गहराता जा रहा है। रूबी चौधरी का एक और दावा शक के घेरे में है। नैनीताल में एटीआई के निदेशक ने कहा है कि उनके यहां से कोई भी आई कार्ड जारी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एटीआई इस तरह से कोई आई कार्ड इश्यू नहीं करता है। हम आपको बता दें कि रूबी चौधरी ने दावा किया था कि एटीआई से ही उनका आई कार्ड एलबीएस के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने बनवाया था। आपको बता दें कि फर्जी तौर पर खुद को ट्रेनी बताकर रूबी चौधरी आईएएस एकेडमी में 6 महीने से रह रही थी, जिसका खुलासा होने के बाद रूबी चौधरी ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं, जिनमें सौरभ जैन पर नौकरी के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मसूरी के एलबीएस आईएएस प्रशासनिक अकादमी के ठीक बाहर। जी हां, जी संगम की टीम इस संस्थान के पास पहुंच गई है और कोशिश कर रही है कि जिन अधिकारी पर युवती के द्वारा आरोप लगाए गए हैं हम उनसे बातचीत करें, उनका पक्ष
जानने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं और अंदर जाने की साफ तौर पर संस्थान की तरफ से मनाही है। यानी जो संस्थान के अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगाया गया है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जिन अधिकारी पर, जो कि डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात हैं, उन अधिकारी का इस संस्थान में मौजूद होना बताया जा रहा है। हमारे सूत्र इशारा कर रहे हैं क्योंकि मीडिया अलाउड नहीं है। ये वो परिसर है एलवीएस एकेडमी का जिसके अंदर वो मौजूद हैं जिन पर की युक्ति की तरफ से आरोप लगाए गए। चमोली में आए 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके से लोगों में खौफ ज्यादा है। हालांकि भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, परंतु 1000 से अधिक घरों में दरारें आई। अब प्रशासन भूकंप से हुए नुकसान के आंकलन में जुट गया है। भूकंप का खौफ लोगों में इस कदर है कि लोग घरों के अंदर रहने से भी घबरा रहे हैं। काफी नुकसान हो गया है, पूरे कोने छटक गए हैं, कमरों के अंदर दरारें पड़ गए, सारा फर्श फट गया है और हम बहुत भयभीत हैं कि कहीं आने वाले बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं है। रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता नापी गई है वो 5.1 है और जो इसका जो सेंटर था वो 30.2 नॉर्थ 79.4 ईस्ट था। लोगों के जहन में 28 मार्च 1999 का विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गई, जब चमोली में 100 से अधिक जानें चले गई थी। चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, पर गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत सुधारने की सुध अभी तक नहीं ली गई। तो इस बार भी हाईवे यात्रा के लिए खलनायक साबित होंगे। आपदा की मार से बेहाल हाईवे को लेकर प्रशासन संजीदा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में 21 अप्रैल को शुरू होने वाली गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा की राह यात्रियों के लिए आसान नहीं होगी। मामूली बारिश में भी दोनों हाईवे पर आवाजाही कई दिनों तक ठप होना मामूली बात बन गई है। ऐसे में कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली यात्रा में हाईवे खलल न डाले, इसको लेकर हाईवे का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। लेकिन हाईवे की हालत जस की तस बनी हुई है। आपदा के 3 साल बाद भी हाईवे की स्थिति सुधारने में विफल रही बीआरओ के लिए 20 दिनों में हाईवे आवाजाही से लिहाज से दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में इस साल शुरुआती दौर में यात्रियों को हिचकोले खाते हुए गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचना पड़ेगा। हालांकि बीआरओ अधिकारियों का कहना है कई जगह चौड़ीकरण व ब्लैक टॉपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी अपने हंसी ठिठोली के लिए मशहूर है और इसी बनारसी अल्हड़पन को अपने में समेटे वाराणसी में महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि इंसान के जीवन में शादी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, तो यहाँ इस मूर्खता को भी एक अलग ही अंदाज में करवाया गया। औरत दुल्हा बनी और आदमी दुल्हन, शादी हुई और फिर तलाक। शुरुआती रस्मों के बाद कवियों ने अपने हाथ से व्यंग के तीर चलाने शुरू किए। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। अब सुबह से लड़ाई हो गई, अब वो मेरी पढ़ाई हो गई, अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कभी पतंग की तरह डोलती है। हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, तो बोला जिंदगी का मजा आराम से लूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कभी पतंग लूट रहा हूँ। अद्भुत है। हम लोग 30 साल से आते हैं, सारा दुनिया का काम नाम छोड़ के जिसको जरूरत है हम लोग छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। बनारस का प्रतीकात्मक आयोजन होता है। गंगा घाट के किनारे यहाँ आकर लोग हंसी के जरिए अपने गमों को मिटाते हैं, तो वहीं राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर हास्य के जरिए नाराजगी भी जाहिर करते हैं। टीसीएस प्री परीक्षा का पेपर लीक होने से प्रतियोगी नाराज हैं। इलाहाबाद में प्रतियोगियों ने लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रतियोगियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामे के दौरान पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों को हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारी छात्र पीसीएस की पूरी परीक्षा निरस्त करने के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष को हटाने की भी मांग कर रहे थे। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सुरेश रैना की सगाई कल हो चुकी है और अब उनकी शादी में कुछ ही घंटे बचे हैं। रैना की सगाई बेहद सादगी से उनके गाजियाबाद स्थित घर पर हुई, जिसमें दोनों परिवारों की तरफ से बहुत ही खास और सीमित मेहमानों ने हिस्सा लिया और सगाई के बाद अब उनका पूरा परिवार पूरे उत्साह से शादी की जोर शोर तैयारियों में जुटा हुआ है। कल रैना की शादी मेरठ की प्रियंका चौधरी के साथ दिल्ली के लीला पैलेस होटल में होगी, जहां पर फिल्म और राजनीतिक हस्तियों के साथ भारतीय खिलाड़ियों के जो हस्तियां हैं उनका जमावड़ा लगेगा। शादी के बाद सुरेश रैना
गाजियाबाद स्थित अपने घर पर ही रहेंगे और प्रियंका के साथ सुरेश रैना अपने पूरे परिवार के साथ शादी के बाद यहीं पर जो अपना जो वक्त है वो गुजारेंगे।